वायरस को ग्रो किया जाता है, वायरस को मेंटेन किया जाता है, वायरस बेस्ड डिफरेंट एसेज किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, हम कहते हैं कि इट इज़ ए मिनी केमिकल फैक्ट्री, it is a host model in which you can do many biological reactions और आप प्रोडक्ट्स आइसोलेट कर लेते हैं। तो आपको ये हेल्प करेगा कि आप इन फ्यूचर, जो कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की, कि सर मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को अपना प्रोजेक्ट सेमेस्टर ब्रेक में करना है, मैं कहाँ जाके प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, मुझे फाइनल सेमेस्टर में डिसर्टेशन करना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा, मैं कहाँ करूँ, मैं अपने घर के पास में जो लैब है या मेरे होम टाउन में जो लैब है वहाँ करूँ, या मैं कोई और एक्सप्लोर करूँ, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं पब्लिकेशन करना चाहता हूँ कि इट इज़ नाउ अ डिमांड, अब मैं अब्रॉड भी जाना चाहता हूँ, मैं किसी रिसर्च लैब में जाता हूँ, या मैं इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं अपनी टेक्निकल स्किल्स इन्हेंस करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ, क्या रोड मैप होना चाहिए। These are some questions which you think daily, and when you are studying particular course, कोई भी आप कोर्स जब पढ़ते हैं, आप उसको रिलेट करने की कोशिश करिए with the current trend in that area. ओके यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे और वायरसेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये समझने की कोशिश करूँ कि कितनी CSIR ICR की लैब्स हैं, जो वायरोलॉजी की लैब्स हैं, वो क्या टेस्ट करते होंगे। अगर बीइंग ए MSc माइक्रोलॉजी स्टूडेंट, इफ आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इफ आई कैन अप्लाई दिस knowledge in the laboratory, can I be suitable for my placement in that labs or in any industries, है ना। तो इस तरीके के कोर्सेज को जब आप एक बार समझेंगे, तो आप एक वाइडर लेवल पे अपने करियर पाथ को या गोल को डिफाइन कर पाएंगे या समझ पाएंगे। अदरवाइज वो स्टेप बाय स्टेप नॉलेज में आपको विजन बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो विजन आपको अभी बनाना होगा कि मुझे आने वाले टाइम में उस गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप मूव करना होगा, जिसके लिए मैं अभी करंट प्लेस पे, करंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले डिफरेंट कोर्सेज को समझ पाऊँ, देखूँ एटलीस्ट कि मैं क्या क्या पढ़ूंगा और उसका क्या एप्लीकेशन होगा, जो कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में छिपा हुआ है। जिसका आंसर स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस और फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो आपके एक्चुअली करियर गोल को डिफाइन करता है, राइट। सो इस यूनिट 2 में एक्चुअली भी जो आप समझेंगे, इट इज अ वाइडन टॉपिक, वाइडन वी कैन से मेथड, जो डिफरेंट लैब्स में वेरी कॉमनली रूटीनली यूज किया जाता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब हम बात कर रहे हैं एसे ऑफ वायरसेस को। ऐसे और वायरसेस को, यानी वायरस को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, इनको ब्रॉडली मैं उस पूरी यूनिट को कैटेगराइज कर रहा हूं। एक ऐसे है जिसको हम कहते हैं क्वांटल ऐसे, क्वांटल ऐसे, जो कि वायरस की इन्फेक्टिविटी बेस ऐसे किया जाता है, इन्फेक्टिविटी, एंड क्वांटिटेटिव ऐसे, क्वांटिटेटिव ऐसे। अब क्वांटल जो है, क्वांटल रिलेट कर रहा है उसकी इन्फेक्टिविटी से, वो कितना इन्फेक्टिव है, ओके, इसको अभी हम समझेंगे। और क्वांटिटेटिव का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जहां पर आप नंबर की बात कर रहे हो, नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, यानी कि अगर मैं बोलूं कि क्या ये वायरस इन्फेक्टिव है, कितना इन्फेक्टिव है, तो ये क्वांटल ऐसे की बात हो रही होगी। और मैं बोलूं कि कितने वायरस पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो वहां पर आप क्वांटिटेटिव ऐसे कर रहे होंगे, ओके। पहले मैं ब्रॉडली क्लासिफाई कर देता हूं, फिर उसको नैरो डाउन करूंगा। फर्स्ट इज क्वांटल ऐसे और क्वांटिटेटिव ऐसे। सेकंड ऐसे इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजियोकेमिकल ऐसे। क्वांटल ऐसे
क्वांटिटेटिव ऐसे, फिजियोकेमिकल ऐसे। ऑब्वियसली फिजियोकेमिकल ऐसे का मतलब वो ऐसे होंगे जहां पर वायरस की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा होगा, यानी कि उसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, डीएनए है या आरएनए है, इस बेस पे उसको ऐसे करना। वो नेकेड है या एनवलप्ड है, उस बेसिस पे इसको ऐसे करना। तो एक ये फिजियोकेमिकल ऐसे हो सकता है जो अभी पढ़ेंगे। थर्ड मेथड है या ऐसे है जहां पर हम वायरसेस को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ a branch of microbiology known as immunology। इम्यूनोलॉजी जो आप अगेन पढ़ेंगे, और इसको आप कहते हैं सीरो डायग्नोसिस या सीरोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन, या इसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या टेस्ट भी कहा जा सकता है, जो कि आप बहुत ही कॉमनली डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं। ऑब्वियसली आप सबने सुना होगा इसके बारे में। इवन जब कोविड-19 के बारे में भी सुन रहे थे तब भी आपने पढ़ा होगा कि उसकी डायग्नोसिस करते हैं, और एक मेथड वो है जहां पर आप आरटी पीसीआर कुछ करते हैं, और एक वो मेथड है जहां पर आप एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। टाइफाइड के बारे में आपने सुना होगा, या आपने हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट के बारे में सुना होगा, या ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट के बारे में सुना होगा। यानी कि वायरसेस को आप ऐसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यानी ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इम्यूनोलॉजी से। आपको शायद याद होगा कि जब हम लोग वायरस की प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि पोर्टल ऑफ एंट्री और हाउ इट इंड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल इम्यूनिटी। तो ये कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट पे आप लैब में वायरस को ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी हम समझेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स। ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप कह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप उसकी जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, उसकी न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, और उस बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोग इसको मॉडर्न मेथड भी कहते हैं, कुछ इसको रिसेंट मेथड भी कहते हैं, है ना। रिसेंट मेथड भी कहते हैं, मॉडर्न मेथड भी कहते हैं, सेंसिटिव मेथड्स भी कहते हैं, स्पेसिफिक मेथड्स भी कहते हैं। उन स्टूडेंट्स जिन्होंने टर्म्स ना सुने हो पहले, राइट, वो भी, उनको भी मैं बहुत सिंपल वे में समझाता चलूँ यहाँ पर कि जब कोविड-19 को आप डायग्नोस करने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि वायरस की प्रेजेंस किसी भी बॉडी में फाइनली कंफर्म होगी मॉलिक्यूलर मेथड से। और जब आप कहते हैं कि हम रियल टाइम पीसीआर या न्यूक्लिक एसिड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो कि सेंसिटिव है और स्पेसिफिक है। सेंसिटिव जो बहुत कम से कम पॉपुलेशन कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर पा रहा हो, वायरस की प्रेजेंस को भी कंफर्म कर देता, इवन दो वायरस कितनी कम पॉपुलेशन में क्यों ना हो कंफर्म कर देता हो, तो वो सेंसिटिव मेथड हो और बहुत स्पेसिफिसिटी हो, यानी वो क्रॉस रिएक्शन ना दे रहा हो। ऐसा ना हो कि वो टेस्ट किसी और पैथोजन को के साथ भी रिएक्शन पॉजिटिव दे देता हो और वो फॉल्स रिएक्शन पॉजिटिव रिएक्शन बन जाए। तो इट इज स्पेसिफिक एज वेल। तो इफ यू सी दिस यूनिट 2 यू विल फाइंड दिस मेथड, जो कि मैंने कल्टीवेशन मैं लिख देता हूँ उस मेथड को भी, फिफ्थ पॉइंट में भी लिख देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ essay of viruses on the basis of cultivation in suitable host या living system
ये भी आपका एक एसे ऑफ वायरसेस ही है। अब आपको याद होगा जब हम डिस्कस कर रहे थे कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस का, तो मैंने अपने उन नोट लेक्चर्स में ये भी बताया था कि दीज मेथड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस एज वेल। उस समय हम उसको एज ए कल्टीवेशन समझ रहे थे, हम बात कर रहे थे कि वायरस को एम्ब्रियोनिक एग में कल्टीवेट किया जाता है, बट ऑन द अदर हैंड वी आर आल्सो गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस। हम ये भी समझ रहे थे कि जब वो ग्रो करेगा तो वो कुछ साइन शो करेगा और वो साइन स्पेसिफिक होंगे वायरस के लिए, और वी कैन आइडेंटिफाई द वायरस एज वेल। So this is complete unit 2. If you see this molecular method, serological method, physical on the basis of physical or chemical method, और cultivation of method, इस पूरे बेसिस पे यूनिट 2 डिफाइन किया हुआ है। यानी assay of viruses या viral assay यानी identification of viruses can be done by assaying its infectivity, by assaying the number of virus particles or population of a virus on the basis of its property, which is basically on the basis of its chemical composition we can say, है ना, क्योंकि आपको याद होगा chemical composition, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि जब हम रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं अपने आप को उस टर्म, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उस रेफरेंस में ही। जैसे कि मैं बोलूं व्हाट इज वायरस, तो यू कैन डिफाइन द वायरस इजीली। तो जब हमने वायरस को डिफाइन किया था तो उस लेक्चर में हमने वायरस की प्रॉपर्टीज को समझा था और कहा था यही उसका डेफिनेशन बनेगा कि वायरस इज स्मॉल ए सेलुलर entities containing either nucleic acid or containing either DNA or RNA as a nucleic acid, requires living system for its growth, etc. etc. वही उसका इंट्रोडक्शन, वही उसका डेफिनेशन उसके ऐसे में हेल्प कर रहा है, क्योंकि आई नो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस, आई नो it contains either DNA or RNA. I know it may be naked, it may be enveloped. I know the shape of the virus. I know the size of the virus. और इसी बेसिस पे I can identify the virus. Right? तो physiochemical properties of viruses, then serological और characterization, ये बात इम्यूनोलॉजी से इमर्ज हुई है। और अगर आपको कुछ बैकग्राउंड या बेसिक नॉलेज भी चाहिए होगी तो आप मुझसे क्वेरी कर लेना या बीच में भी पूछ सकते हो इन बिटवीन, राइट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से समझा दूं कि यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि वायरस जो कि एज ए एंटीजन किसी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम उसको लैब में डायग्नोज कर सकते हैं, बिकॉज वन इज अननोन एंड अनदर इज नोन। इन द वायरल ऐसे एक चीज पता होगी और एक चीज नहीं पता होगी, एक एनालाइट पता होगा, एक एनालाइट नहीं पता होगा। जो पता होगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड विच इज नोन, and unknown is to be identified. So this is on the basis of a reaction which is antigen antibody reaction, right? Serological reaction, molecular methods जो आप molecular biology में भी पढ़ेंगे इसकी कॉन्सेप्ट को, बट हियर मैं इतना थोड़ा आपको समझाऊंगा कि इसमें कहीं ना कहीं हम ये समझेंगे कि व्हाट आर द कंजर्व सीक्वेंसेस, कंसिस्टेंट सीक्वेंसेस, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायरस इन टर्म्स ऑफ इट्स in terms of its genomic study. उस basis पे how you apply this concept for its identification and obviously cultivation of virus in a suitable host system. This is overall unit 2. Till this time, if you have any doubt, any query or anything you want to ask, you can ask me. यहाँ तक में अगर आपको कोई पॉइंट पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Anything which you want to ask me, any query you can ask me.
कोई भी बात पूछती हो यहाँ तक कोई चीज क्लियर ना हुई हो? इज इट ओके? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ओके, तो अब मैं सबसे पहले लेता हूं ऐसे ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस। अब इस बात को समझते हैं, हम कुछ सेंटेंस को ना रटेंगे ना कॉपी कर लेंगे, हम कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे समझने की। हम इस बात को समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल एज ए प्रॉब्लम। बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, you have an idea of introduction about the microorganisms और microbiology। आपको एक सैंपल दिया गया और सिंपली ये पूछा गया कि क्या ये वायरस या सैंपल जिसमें वायरस है, क्या ये इन्फेक्टिव है या नहीं है, क्या ये सुटेबल सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, और वो अगर करेगा तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके लिए क्या कोई मेथड है। तो इस केस में वायरोलॉजिस्ट वायरस की इन्फेक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला मैं पॉइंट ले रहा हूं क्वांटल एसे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर जो मैं आपको जो आपको लेक्चर्स में समझा रहा हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जिसका एप्लीकेशन वाइडन है। आप किसी वायरोलॉजी लैब में ऐसे वायरल ऐसी लैब्स में जा सकते हैं जहाँ पर वायरस की ऐसे करेंगे, या वायरस की कल्टीवेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, राइट, या किसी इम्यूनोलॉजी लैब में आप वायरस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वांटल एसे में हम बात कर रहे हैं इन्फेक्टिविटी, और ये इन्फेक्टिविटी एसेज जो हैं वो ऐसे उसकी इन्फेक्टिव डोज को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव डोज या इन्फेक्शियस डोज। इन्फेक्शियस डोज यानी एक तो पॉइंट है कि क्या वायरस इन्फेक्टिव है, इज वायरस इन्फेक्टिव, इज वायरस इन्फेक्टिव मीन्स क्या वो वायरस किसी सुटेबल होस्ट सिस्टम में इंजेक्ट करने पर कोई साइन शो करेगा, क्या वो पैथोजेनिसिटी शो करेगा, और वो कैसे आप लैब में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए वायरस का इन्फेक्शियस डोज आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम इन्फेक्शियस डोज 50% इन्फेक्शियस डोज कहते हैं, जिसको ID50 कहा जाता है। इसको ये बेसिकली इसका इन्फेक्टिविटी टाइटर है। इन्फेक्टिविटी टाइटर यानी कि यहां पर हम वायरस की उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो इन्फेक्टिविटी शो करेगा, लेकिन यहां पर एक वर्ड आ गया 50%। ये तो बात समझ में आ गई कि कोई डोज होगा जो इन्फेक्टिविटी शो करेगा, इन्फेक्शियस होगा, लेकिन 50%। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका टेक्निकल मीनिंग यहां पर ये है, यानी कि 50% टाइटर या 50 पर ID50 का मतलब है कि द रेसिप्रोकल of the dilution of virus that infects 50% of the inoculated host। और आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था रीड एंड मुंच मेथड।
रीड एंड मुंच मतलब मेथड। जनरली जब हम वेटनरी लैब्स में किसी वेटनरी एनिमल या एनिमल्स पे जब हम डिटरमाइन करते हैं उसकी इन्फेक्टिविटी, तो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं जिसमें रीड एंड मुंच मेथड। यहाँ पर वायरस जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली होस्ट सिस्टम को इन्फेक्ट कर दे या बिल्कुल भी ना करे। अगर वायरस इन्फेक्टिव है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए एवरेज लिया गया जहां पर 50% को देखा जाता है, यानी वो डोज कैलकुलेट की जाती है जो कि 50% ऑफ द इनॉकुलेटेड होस्ट सिस्टम को इन्फेक्ट करता हो। इसको कहते हैं इन्फेक्शियस डोज 50। और ये इन्फेक्शियस डोज 50, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि वायरस को कल्टीवेट करते हैं 3 अलग अलग सिस्टम्स में। इसमें मैंने बोला कि एनिमल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स होस्ट सिस्टम दिस इन्फेक्शियस डोज, ये इन्फेक्शियस डोज जो है, ये इन्फेक्शियस डोज को अलग अलग नाम दिया गया है। यानी कि इफ इट इज एनिमल देन इट इज कॉल्ड एज LD50 which is called as lethal dose, lethal dose जो कि एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है वर्ड। LD50 is determined for animals. Likewise TCID50, आपको याद होगा हमने सेल लाइन्स की बात की थी। हमने कहा था कि वायरस कैन बी ग्रोन इन द सेल्स, इन सुटेबल सेल्स एंड शोज साइटोपैथिक इफेक्ट। उसी पे टिश्यू कल्चर इन्फेक्शियस डोज 50, तो ये टिश्यू कल्चर सिस्टम या सेल कल्चर सिस्टम के लिए यूज किया जाता वर्ड है। लाइकवाइज आपने एम्ब्रियोनेटेड एग के बारे में भी अच्छे से समझा, तो इसीलिए इसको एम्ब्रियोनेटेड, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनेटेड एग इन्फेक्शियस डोज 50. So it is in chicken embryonated egg. So infectious dose 50 जो है वो अलग अलग सिस्टम में वर्ड यूज किया जाता है। और इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है। LD50 डोज या LD50 टाइटर है ना, LD50 डोज या LD50 टाइटर, ये बेसिकली वही हो गया जैसा अभी हमने बात कर रहे थे, रेसिप्रोकल of that dilution per unit volume of virus stock that will kill 50% of the inoculated animals, यानी कि जब आप डिटरमाइन करते हैं, जब यहाँ पर आप सिंपली व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली यू आर मेकिंग द डाइल्यूशंस ऑफ द वायरस स्टॉक। आप वायरस स्टॉक का डाइल्यूशंस करते हैं। और ये इस बात को आप जब बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे और कहा जाएगा कि यू डाइल्यूट द बैक्टीरियल सैंपल which is basically a soil sample, dilute this soil sample, plate it and identify the colony forming unit per ml, CFU per ml। आप बैक्टीरिया को काउंट करिए। तो यहाँ पर भी रीड एंड मुंच मेथड में वायरस के डाइल्यूशंस किए जाते हैं सुटेबल डाइल्यूएंट्स में। और जो डाइल्यूशंस है जैसे 1/10, 1/100, 1/1000 या 1/10, 1/20, 1/40, 1/8 लाइकवाइज, तो वो जो डाइल्यूशन किया है उस डाइल्यूशन का रेसिप्रोकल पर यूनिट वॉल्यूम जो कि 50% ऑफ इनॉकुलेटेड एनिमल्स को इन्फेक्ट करता हो वो LD50 कहलाएगा। यानी कि ये जो आपको याद होगा जब हमने बोला था कि वायरस इज कल्टीवेटेड इन एन एनिमल मॉडल, और मैंने आपको बोला था कि यू हैव अ वायरस रिक्वायरमेंट्स में, यू हैव अ सिरिंज, स्पेसिफिक सिरिंज और एनिमल्स। हम एनिमल्स को समझा कि एनिमल्स कौन कौन सी यूज किए जा सकते हैं, कौन कौन सी पैरामीटर्स या
एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स आप आइडेंटिफाई करेंगे बिफोर इनोकुलेशन। और मैंने कहा था वायरोलॉजिस्ट वायरस डोज डिटरमाइन करेगा, तो वो डोज डिटर्मिनेशन यहाँ पर हो रहा होगा। वो ये देख रहा होगा कि वायरस जब सिस्टम में इन्फेक्ट कर रहे हैं, एनिमल में इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, और वो कितना परसेंट उसका डोज डिटरमाइन करने के लिए वो डाइल्यूशन करेगा, और डाइल्यूशन करने के बाद वो इन्फेक्ट करेगा और देखिएगा कितने परसेंट पे वो 50% इन्फेक्शन हो रहा है। तो LD50, दिस इज कॉल्ड LD50। लाइकवाइज TCID50 या EID50 बिल्कुल सेम उसी तरीके से है कि रेसिप्रोकल ऑफ डाइल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायरस स्टॉक दैट विल शो, राइट, दैट विल शो ऑब्जर्वेबल साइंस इन 50% ऑफ इनोकुलेटेड है, कि 50% एरिया में वो शो करता हो अपने इन्फेक्टिविटी। तो माय समीशन इसकी इन्फेक्शियस डोज डिटर्मिनेशन किया जाता है, और आप ये देखते हैं कि वायरस क्या इन्फेक्टिव है या नहीं है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर ये नहीं पता कर रहे हैं कि वो वायरस कितनी क्वांटिटी में है, आप ये सिर्फ पता कर रहे हैं कि वो इन्फेक्टिव है, और इन्फेक्टिव डोज जो है वो या लीथल डोज वो कितना है। लेकिन जब ये बात आ जाए कि क्वांटिटेटिव ऐसे, क्वांटिटेटिव QUANTITATIV quantitative assay where you are calculating the number of virus particles, तो इनके अलग अलग स्पेसिफिक मेथड्स हैं, जैसे कि POC assay। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको मैं इसमें आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह की डिफरेंट एसेस किए जाते हैं, राइट। प्लाक ऐसे, POC ऐसे या ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे। यहाँ पर आप बेसिकली वायरस, नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, यानी नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। ओके। और ये जो प्लाक है, जो मैंने PLAQUE प्लाक PLAQUE प्लाक, ये बेसिकली लोकलाइज्ड एरिया ऑफ वायरस इंड्यूस्ड साइटोपैथोलॉजी है। यानी कि वायरस जिस एरिया में ग्रो कर रहा है, उस एरिया में, उस लोकलाइज्ड एरिया में, तो जो उसकी पैथोजेनिक इफेक्ट है सेल्स पे, जो आपको याद होगा मैंने बताया था क्लियर जोन्स बन जाएंगे एटसेट्रा, वो आप आइडेंटिफाई करते हैं प्लाक में। और ये एक्सपेरिमेंट आप बहुत इजीली लैब्स में कर पाते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज एज वेल। ओके। सो प्लाक ऐसे जो है वो आप सेल कल्चर सिस्टम पे करते हैं। और यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ पहले बैक्टीरियोलॉजी का, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये प्लाक ऐसे या POC ऐसे है क्या चीज। मैं जो एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि मान लीजिए कहा जाए कि किसी भी सॉइल सैंपल में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या उसकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन कितनी है, या लोड कितना है। ओके, let us suppose you are trying to identify the beneficial bacteria। बेनिफिशियल का मतलब जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा, या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने वाला बैक्टीरिया होगा, और राइजोबियम है, या आप टोटल बैक्टीरियल लोड को आप काउंट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया के सॉइल सैंपल में। क्योंकि सॉइल में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, तो आपको करना क्या होगा, इस सॉइल सैंपल को डाइल्यूट करना होगा। और फॉर दिस पर्पस डेफिनेटली यू विल यूज सुटेबल ट्यूब्स। आप सुटेबल ट्यूब्स यूज करेंगे। सुटेबल का मतलब मेरा यहाँ पर वॉल्यूम से है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज आप ट्यूब्स यूज करेंगे। वायरस के केस में आप स्मॉल पिलडॉक्स यूज कर सकते हैं। आपने क्या किया कि हर एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूएंट ले लिया। ये डाइल्यूएंट
आपका डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, ऑटोक्लेव डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, या कोई बफर हो सकता है। और आपने इसमें 10 टाइम्स डाइल्यूशन के लिए 1 ग्राम सॉइल सैंपल, और यहां पर आपने 9 ml डिस्टिल्ड वाटर या बफर ले लिया। ओके, simple experiment where it is asked to identify the bacterial population in a given sample, in a soil sample। आप उस चीज को पता कर रहे हैं, यहाँ पर आप पता करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, ये चीज पता करना चाहते हैं। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। आप 1 ग्राम या 1 ml सैंपल को पहले टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे, और आपने इस टेस्ट ट्यूब की ऑब्वियसली ये नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 etc। So you will add 1 ml of this soil sample, 1 gram of soil sample, mix it, and then transfer 1 ml to next tube। Very simple experiment, जो भी common experiment में से एक experiment है। And what you are doing, you are adding 1 ml of this sample in each tube, mixing it and transferring to the next tube। यानी यहाँ पे soil को आपने mix किया, मिक्स करने के बाद इसका 1 ml आपने इसमें ट्रांसफर कर दिया, इसको मिक्स किया, इसका 1 ml इसमें ट्रांसफर कर दिया। सो सीरियली यू आर ट्रांसफरिंग 1 ml ऑफ सैंपल फ्रॉम वन ट्यूब टू अनदर, एंड दिस इज हाउ एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डाइल्यूटिंग द सैंपल। यानी कि यहाँ पर अगर टोटल वॉल्यूम 9 ml ये था और 1 ml आपने, टोटल 10 हो गया, तो आपने 1:10 डाइल्यूट किया, जिसको हम कहेंगे 10 to the power -1। Likewise, second tube में 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -4, so on। Okay. So this is how you are diluting the samples, and you are diluting 10 times in each step। And if you take a specific dilution, अब यहाँ पर dilution क्या है, 10 to the power -4। इस 10 to the power -4 डाइल्यूशन को आपने लिया, इसका 1 ml लिया, और इस 1 ml डाइल्यूटेड सॉइल सैंपल को एक सूटेबल मीडियम में, अभी बहुत जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे होंगे, ये मीडिया वो नोट करते रहे, जिससे कि जब आपको लेक्चर्स में कल्टीवेशन बताया जाएगा तो आप इन टर्म्स को समझ पाएंगे। या आप ऐसे स्टूडेंट्स जो अदर देन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है, दे कैन प्रपोज अ लेक्चर विच इज नॉट इन योर टाइम टेबल। मैं अलग से आपको इन टॉपिक्स को बता दूंगा, अदरवाइज यू विल लर्न इन बैक्टीरियोलॉजी एज वेल। तो मीडिया, ये मीडिया वो होगा जिसमें आप बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, जो उसकी न्यूट्रिशमेंट के न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा। आपने 1 ml सैंपल जो कि 10 to the power -4 डाइल्यूटेड था, इस पूरे प्लेट में स्प्रेड कर दिया है और ग्रो किया है, और इसमें आपको कॉलोनीज बन गई। ये कॉलोनीज आपको ऑब्जर्व हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल बेसिकली दिया किस तरीके से आपने सॉइल सैंपल में बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए डाइल्यूशन किया, और डाइल्यूशन करने के बाद उसकी ग्रोथ की, और आपने इसमें देखा कि नंबर ऑफ कॉलोनीज कितनी बन गई। ठीक, तो यहाँ पर जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है बैक्टीरिया। जिस सिस्टम में आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है मीडिया, कल्चर मीडिया। जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं कॉलोनीज। आप इन कॉलोनीज को काउंट करेंगे कि कितनी कॉलोनीज है, और फिर कुछ फॉर्मूला लगा के आप ये पता कर लेंगे कि कितनी बैक्टीरिया है पर ml। ये मैंने आपको बैक्टीरियोलॉजी का में किया जाने वाले बेसिक एक्सपेरिमेंट को बताया। इसी कॉन्सेप्ट में ही आप वायरस को भी आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर हम बैक्टीरिया को जो काउंट करते हैं वो CFU पर ml काउंट करते हैं, यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, कॉलोनी फॉर्मिंग पर
यूनिट पर एमएल, यानी बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो कॉलोनीज बनाता है। बट वायरसेस डोंट फॉर्म कॉलोनीज, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा था साइटोपैथिक इफेक्ट में, इट कॉज द लाइसिस ऑफ द सेल्स एंड मेक्स क्लियर एरियाज। तो वहां पर वो बनाता है क्लियर जोन, जिसको कह रहे हैं प्लैक। तो प्लैक के नंबर्स कितने हैं उसको काउंट किया इनटू डाइल्यूशन फैक्टर और रेसिप्रोकल ऑफ डाइल्यूशन। अब ये रेसिप्रोकल ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? Let us suppose here what I'm saying was it was 10 to dilution was 10 to the power minus 1. Here it was dilute minus 2 minus 3 minus 4, 10 to the power 4. This was the dilution, right? So reciprocal of dilution का मतलब 10 to the power 4 हो गया, इसको कहेंगे dilution factor. So reciprocal of dilution and volume taken या inoculum taken. इनोकुलम टेकिन का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टेक 1 ml, मैंने कहा ना टेस्ट ट्यूब में आप डाइल्यूट करेंगे एंड टेक 1 ml ऑफ दिस 10 to the power minus 4 एंड स्प्रेड इट ऑन टू द, तो आपने यहाँ पर कितना वॉल्यूम लिया? 1 ml। ये हो सकता है आपका 0.1 ml भी हो, ठीक है। लाइकवाइज वायरसेस के इसमें वो कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, वो एज पर प्रोटोकॉल होगा। इनोकुलम वो 1 ml 0.1 ml कुछ भी हो सकता है। अब लेट अस सपोज कि प्लाक नंबर जो है वो है 35, जो आपने डाइल्यूशन किया था वो 10 to the minus 6 था, तो यह हो गया 10 to the power 6, और आपका जो इनोकुलम था वो था 0.1, यानी कि 35 इंटू 10 to the power 6 इंटू 10, that is 3.5 into 10 to the power 6 7, और मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया है तो ये हो गया 8 प्लेग फॉर्मिंग यूनिट पर ml, प्लेग फॉर्मिंग यूनिट पर ml। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूँ तो क्या लगाया आपने? कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर ये लगाया कि जो एक प्रॉपर्टी बताई गई थी वायरस की, व्हेन वायरस इन्फेक्ट सेल्स it can cause lysis of the cells, it can form a clear zones, or in overall we call it as a cytopathic effect. अगर मैंने वायरस को किसी सुटेबल सिस्टम पे इन्फेक्ट किया, सेल लाइंस पे इन्फेक्ट किया, और मैंने देखे पूरी सेल लाइंस में कितने क्लियर जोन्स बन रहे हैं पूरी एरिया में, उन क्लियर जोन्स को प्लाक को मैंने काउंट किया, 35 थे, कितने डाइल्यूशन पे उस वो 35 बना रहे थे वो, और कितना मैंने इनोकुलम लिया था, उससे मैंने ये पता कर लिया कि 1 ml में प्लाक फॉर्मिंग यूनिट में कितना है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली यू आर एक्चुअली डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल, इजंट इट? नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल मीन्स यू आर एक्चुअली identifying the, you are doing the quantitative assay, you are determining the number of virus particles. So इस assay में you identify the number of virus particles. उसी तरीके से जो POC assay में मैंने लिखा है, POC assay है ना, POC assay ये कोरियोएलेंटोइक मेम्ब्रेन पे, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने बात की थी कि when we infect viruses, जैसे पॉक्स वायरस है, when you infect pox virus on the chorioallantoic membrane, right, it forms lesions. क्या आता है? लेजन्स बनते हैं, इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड लेजन्स, LESIONS, लेजन्स। इन लेजन्स को जो कि कोरियोएलेंटोइक मेम्ब्रेन में बन रहे हैं उनको पॉक कहा जाता है, POC की पॉक। Okay, so viruses, what happens? Virus infect the neighboring cells, it forms these lesions and these are known as POC. So आपको ये समझ में आ गया कि आप इस केस में नंबर ऑफ पॉक्स काउंट करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया POC assay.
So obviously in this case as well you are, तो देखिए अब ये कहने का मतलब ये कि क्वांटिटेटिव ऐसे एक ऐसा ऐसे है जिसमें आप नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल आप अगर कोरियोइलेंटोइक मेम्ब्रेन पे कर रहे हैं तो उसको पॉक ऐसे कहा गया, क्योंकि कोरियोइलेंटोइक मेम्ब्रेन पे बनने वाले लेजर्स को पॉक कहा जाता है, इसको पॉक ऐसे। अगर आप इसको सेल कल्चर सिस्टम पे कर रहे हैं या टिश्यू कल्चर सिस्टम पे कर रहे हैं या सेल मोनोलेयर पे कर रहे हैं और साइटोपैथिक इफेक्ट आ रहा है तो उसको प्लाक कहा गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लाक ऐसे। प्लाक प्लाक ऐसे एक उसकी क्लियर जोन्स की वजह से हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी अगर अगर आप रिमाइंड कर पाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे का मतलब उसी बैक्टीरिया वायरस की वही प्रॉपर्टी है जब हमने कहा था कि वायरस when infect a cell can cause lysis, it can show latent effect, it can show hemadsorption, it can show transformation। यानी कि ये वो ऐसे ये वो वायरस है जो साइटोपैथिक इफेक्ट नहीं शो करते, ये साइटोपैथिक इफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि लाइसिस नहीं करते, राइट, बट दे ट्रांसफॉर्म द सेल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल राउस सार्कोमा वायरस, राउस सॉरी सार्कोमा वायरस, या आपको याद होगा मैंने बोला था ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। तो यहां पर आप ये डिटरमाइन करते हैं कि नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, कितने सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए। तो quantification of infectious virus particle not on the basis of cytopathic effect but on the basis of transformation, राइट। ये बहुत डिटेल में अलग अलग बहुत डिटेल प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये आपके पूरे एस्से ऑफ वायरसेस का ये एक पार्ट है, इसलिए वी आर हैविंग एन आइडिया। मैं आपको लेकिन मेटा डिटेल भेज दूंगा सो दैट यू कैन गिव हैव एन डिटेल्ड आइडिया ऑफ वेटनरी और वायरस प्रोटोकॉल फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो क्वांटल एसे एंड क्वांटिटेटिव एसे is based on the assay of viruses on the basis of its infectivity या on the basis of number of virus particles present. Obviously it is in causing effect, it is showing effect, but here you are determining quantitatively the number of virus particles। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फिजियोकेमिकल सीरोलॉजिकल एसेज। कई तरीके के एसेज हैं जैसे आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो हीमाग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ये सारे के सारे जो भी टेस्ट हैं ये टेस्ट एक्चुअल में आप इम्यूनोलॉजी में समझेंगे, वेयर यू विल लर्न द प्रिंसिपल प्रोटोकॉल ऑफ दीज techniques or text. Here we are trying to understand its application actually. For example, if I'm saying hemagglutination, कि क्या कॉन्सेप्ट है हीमाग्लूटिनेशन को इम्यूनोलॉजी में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर यू आर अप्लाइंग दिस टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस, हीमाग्लूटिनेशन इनहिबिशन। लेकिन मैं आपको इनकी बेसिक प्रिंसिपल को भी समझाऊंगा सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द टेस्ट एज वेल। सो फिजियोकेमिकल ऑन द बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज, सीरोलॉजिकल, दिस विल लर्न इन next lecture. So till this time I'm saving this file. I will share once it completes. So if you have any doubt or any query, you can ask. Any doubt or any query, you can ask. You can refer ebooks what I've shared with you. You can ask. You can make the library of ebooks as well. Because try to understand this concept in general microbiology books first, like Prescott or Talro or Tortora, then I will share a specific virology book as well. But I think you should have an idea of the basic concept behind the assays. Any doubt, any query? Okay, so I am ending this meeting.
थैंक यू सर।